इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये एक वेब सीरीज है जो कैपकॉम गेम पर बेस्ड है। कैपकॉम गेम रेजिडेंट एविल 4 के आगे की ये स्टोरी है। कैपकॉम रेजिडेंट एविल की जितनी भी मूवीज़ और वेब सीरीज आई हुई कोई भी हिंदी में नहीं है, और ये रेजिडेंट एविल 4 जो गेम आया था सन 2004 में, ये उसके आगे की स्टोरी शुरू होती है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये स्टोरी गेम से ही रिलेटेड है, उसके आगे की स्टोरी बस ये एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है। तो इस स्टोरी की शुरुआत पेनमस्तान 2000 में होती है। 2000 में ही रकून सिटी में भी आउटब्रेक ज़ॉम्बीज़ का फैला हुआ था। तो पेनमस्तान में जहाँ सिविल वार चल रहा होता है और यहाँ शहर के ऊपर यूएस कमांडो के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं, वो अनुमति लेकर वहाँ पर लैंडिंग करने ही वाले थे कि उनमें से एक हेलीकॉप्टर पर लॉन्चर से हमला हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उनको बचाने के लिए एक ग्रुप जो कि साथ ही में उड़ रहा था, मैड डॉग, नीचे उतरने के लिए अनुमति मांगते हैं, पर उनको अनुमति नहीं जाती है। उनसे कहा जाता है कि वहाँ से तुरंत निकल लें, पर वो नहीं मानते हैं। मैड डॉग का कमांडर जैसन होता है। जैसन अपनी टीम के साथ नीचे उतरता है उन लोगों को बचाने के लिए, और उससे पहले ही वहाँ के लोग कुछ सोल्जर्स को पकड़ लेकर जा चुके थे। एक सोल्जर जो कि हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ है, उसको बचाने के लिए लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं और उसे निकालते हैं कि उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला हो जाता है। इसके बाद पेनमस्तान में ही कहीं दिखाया जाता है हमले में पकड़े हुए सोल्जर्स को मारकर रस्सी में लटकाकर उनको जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उन पर तेल छिड़क रहे होते हैं। उतने में ही नीचे भी दिखाया जाता है एक बंकर है जिसमें एक छोटा घायल बच्चा झांक रहा होता है, ये सब कुछ देख रहा होता है। उनमें से एक आदमी सोल्जर्स को आग लगाने ही वाला होता है कि इतनी ही देर में उस सोल्जर की आंख खुल जाती है और वो ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में 2006 में स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। पेनमस्तान की उसी जगह की सीन होती है जहाँ पर 2000 में सिविल वार चल रहा होता है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप चल रहा होता है जहाँ पर क्लेयर रेडफील्ड एक रिफ्यूजी बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही होती है। क्लेयर रेडफील्ड वही है जो रेजिडेंट एविल 2 में आई हुई थी। वहीं पर इसकी मुलाकात लियोन से होती है। क्लेयर रेडफील्ड अपने भाई क्रिस रेडफील्ड को ढूंढने के लिए आती है। क्रिस रेडफील्ड जो कि रेजिडेंट एविल 1 में एक मेन कैरेक्टर है। क्लेयर रेडफील्ड इस समय एक अमेरिकन एनजीओ के लिए काम कर रही है। क्लेयर जिस बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर एक आदमी आता है और उसको बताता है कि ये बच्चा गूंगा है क्योंकि 6 साल पहले ये सिविल वार में था। ये सुन क्लेयर को दुख होता है और उसके पास बैठ जाती है, उसको ढाढ़स बांधती है। फिर उसकी नज़र उसकी ड्राइंग पर जाती है और वो उसे लेकर देखने लगती है। फिर उसमें वो जो देखती है उसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उस बच्चे ने उसमें जो ड्राइंग बनाई हुई थी उसमें ज़ॉम्बीज़ लोगों पर हमला कर रहे थे, और ये इसी जगह की सीन थी जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ये बैठे हुए हैं। इस सीन से ये पता चल जाता है ये बच्चा भी उस समय यहीं पर था जब ज़ॉम्बीज़ लोगों पर हमला कर रहे थे। अभी आपने जो सीन देखी, लोग उन सोल्जर को जलाने वाले थे, ये उसी से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हेलीकॉप्टर में लियोन को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट हाउस की तरफ आ रहा होता है, जहां व्हाइट हाउस में 3 एजेंट शेन, पैट्रिक और जेसन लियोन का वेट कर रहे होते हैं। इन सब की राष्ट्रपति के साथ मीटिंग होनी होती है। शेन में पैट्रिक को बताती है कि लियोन आने वाला है, तो पैट्रिक थोड़ा जल जाता है। वो कहता है कि ये वही लियोन है जिसे राष्ट्रपति की बेटी को बचाया था। लियोन ने रेजिडेंट एविल 4 में ही राष्ट्रपति की बेटी एशले ग्रैहम को बचाया था। ये एक वीडियो गेम की स्टोरीज है। उसी स्टोरी के बाद ये स्टोरी चालू होती है। राष्ट्रपति इसीलिए इसको बहुत मानते हैं, जबकि जेसन को पेनमस्तान का हीरो भी कहा जाता है। देर होने की वजह से मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग में शामिल हैं राष्ट्रपति के सहायक रयान, डिफेंस सिक्योरिटी विल्सन और ये तीनों एजेंट। विल्सन बताता है कि सर्वर को हैक करने की कोशिश की गई है और उसमें पेनमस्तान की फाइल भी है और हमारे देश के अन्य प्राइवेट डेटा हैं जो कि हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है, और ये काम चाइना का है। तो राष्ट्रपति उसके बाद से एग्री नहीं होते हैं। इतनी देर में वहाँ की लाइट चली जाती है। कुछ अन्य गार्ड आकर उनकी निगरानी करना शुरू कर देते हैं। इमरजेंसी जनरेटर ना चलने की वजह से जेसन पैट्रिक को लेकर बाहर जांच करने चल देता है। ये दोनों गन और टार लेकर आगे बढ़ते हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं। पैट्रिक को प्रेस सिक्योरिटी स्पेसर घायल मिलते हैं। ये देख पैट्रिक रेडियो पर जेसन को बुलाकर बताता है। जेसन उसको वहीं रोककर आगे जांच करने के लिए चला जाता है और वहीं स्पेसर बेहोश हो जाता है। उसको होश में लाने के लिए पैट्रिक AEP निकालने लगता है। फिर अचानक से स्पेसर जो अब ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देता है। ये देख पैट्रिक की हालत पतली हो जाती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी ज़ॉम्बी नहीं देखा था। लियोन और ज़ॉम्बीज़ को लेकर मजाक उड़ा चुका था कि लियोन की किस्मत अच्छी थी वगैरह वगैरह। पैट्रिक स्पेसर को वार्निंग देकर वहीं रुकने को बोलता है, पर वो नहीं रुकता है तो वो अपनी सारी बुलेट उसी पर दाग देता है, पर उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो करीब पहुंचकर उसको अब काटने ही वाला था कि ज़ॉम्बी के सिर पर एक गोली लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। पैट्रिक उठकर देखता है तो वहाँ पर लियोन होता है
और वो पैट्रिक को बताता है कि ज़ॉम्बीज को हमेशा सिर पर गोली मारो जिससे वो मर जाते हैं। पैट्रिक लियोन का थैंक्स अदा करता है। इसके बाद वे सभी राष्ट्रपति के पास आते हैं। राष्ट्रपति लियोन को देखकर अपनी बेटी एशली की जान बचाने के लिए उसका एक धन्यवाद कहते हैं। इसके बाद वे सभी गन लेकर राष्ट्रपति को सेफ प्लेस बंकर की तरफ लेकर चल देते हैं। जेसन और लियोन सबसे आगे रहकर ज़ॉम्बीज का काम तमाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वे राष्ट्रपति को सुरक्षित पहुंचाकर पैट्रिक को राष्ट्रपति के साथ रुकने को बोलकर लियोन पैट्रिक को सावधान रहने को बोलता है। शैन में जेसन और लियोन चल देते हैं। तीनों अलग अलग तरफ चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर बारी बारी से ये तीनों अलग अलग जाकर ज़ॉम्बीज को निपटाते हैं। तब तक वहाँ पर स्वाट भी पहुँच जाती है और उनके साथ जांच करने वाली टीम भी ज़ॉम्बीज को पैक करके ले जाती है। लियोन जेसन से पूछता है कि क्या ये टी वायरस है, तो जेसन कहता है जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और बड़ी बात तो यह है कि ज़ॉम्बी व्हाइट हाउस में आए कैसे। तो इसके बाद लियोन कहता है इन सब के पीछे कौन है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट हाउस में आई हुई है। क्लेयर रायान से स्पेसर के बारे में पूछती है। ये वही स्पेसर है जो अभी थोड़ी देर पहले ज़ॉम्बी बन गया था और लियोन ने उसके हेड पर गोली मारी थी। क्लेयर के स्पेसर के साथ मीटिंग थी। रायान बहाना बनाकर क्लेयर से कहता है कि स्पेसर कहीं छुट्टी पर गया है और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया है। रायान वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर को लियोन दिखता है जो कि पैट्रिक के साथ जा रहा था। क्लेयर उसे उस ड्राइंग के बारे में बताती है और दिखाती है जो उसने उस बच्चे से ली हुई थी। उस ड्राइंग को देखकर लियोन को भी ताज्जुब होता है। क्लेयर उसे सारी बात बताती है। तभी वहाँ से जेसन गुजरता है और लियोन से चलने को बोलता है। क्लेयर उसे देखकर कहती है कि ये वही आदमी है जिसे लोग फिल्मिस्तान का हीरो कहकर बुलाते हैं। फिर लियोन चलते हुए क्लेयर से कहता है कि कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, अच्छे से जाना। तो क्लेयर भी लियोन से कहती है ये कपड़े तुम पर सूट नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीन में विल्सन प्रेसिडेंट से कहता है कि रिपोर्ट से पता चल चुका है कि जो सर्वर पर छेड़छाड़ हुई थी, जो हैकिंग हुई थी, उसमें चाइना का ही हाथ है। और वो कहता है कि हमारी हैकिंग की गई, हम पर ज़ॉम्बीज का हमला किया गया है। व्हाइट हाउस के लिए, अमेरिका के लिए आपको अब कदम उठाना ही होगा, आपको आदेश करना होगा। विल्सन अपनी बातों से राष्ट्रपति पर बहुत दबाव बनाता है और उससे सहमति लेकर जेसन, शैन में और लियोन को समुद्र के रास्ते से एक पनडुब्बी में चाइना के लिए रवाना कर देता है। पनडुब्बी में लियोन जेसन से पूछता है हमें वहाँ क्या करना होगा। तो जेसन कहता है कि हमें जैव अनुसंधान में घुसपैठ करना है, वहाँ से हैकिंग के सबूत लेकर चल देना है। तो लियोन कहता है हम लोग भी तो हैकिंग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते हैं। जेसन इन सब बातों के लिए मना कर वहाँ से लियोन को आराम करने को बोलकर चला जाता है। इसके बाद लियोन अकेला पनडुब्बी में घूमने निकलता है तो वो देखता है कि जेसन खुद को एक इंजेक्शन लगा रहा होता है और ये देखकर वो वहाँ से चल देता है। इसके बाद स्टोरी फिर बैक होती है सन 2000 में फिल्मिस्तान वाली घटना पर आकर रुकती है, जहाँ पर वहाँ के आदमी सोल्जर्स को आग लगाने वाले होते हैं और वो बच्चा नीचे छुपा सब कुछ देख रहा होता है। और ये वही बच्चा है जिससे क्लेयर ड्राइंग लेती है। फिर वे सोल्जर ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और बाकी सोल्जर भी ज़ॉम्बी बदलकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तो इस तरह से पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ये स्टोरी 4 एपिसोड में है। नेक्स्ट स्टोरी मैं जल्दी से लाऊंगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।